तो झूम कृषि में क्या हुआ कि कर्तन दहन प्रणाली, जैसे हम /1 के नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या है मैक्सिको, यानी माँ से एम से माँ से स्टार्ट हो रहा है, मध्य माँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मैक्सिको और मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से बोला जाता है? मिल्पा नाम से जाना जाता है। मिल्पा, याद रखें, मिल्पा, मिल्पा नाम से जानते हैं। वेनेजुला में कोनकू नाम से जानते हैं। कौन से? कोनकू। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको याद रखेंगे। तो यानी कहाँ पर झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं इंटरनेशनल प्रणाली में? तो हम लोगों एक बार स्पीड से देखते हैं कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा नाम से जानते हैं, वेनेजुला में कोनकू नाम से जानते हैं, अगर ब्राज़ील में देखा जाए तो वहाँ रोका नाम से जानते हैं, और मध्य अफ्रीका में देखें तो मसोले, और इंडोनेशिया में लदांग नाम से जानते हैं, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो ये जितनी हमने तुम्हें बताया, ये झूम कृषि में कहाँ पर किस नाम से जानते हैं इंटरनेशनल में, इसके बारे में हमने बताया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मैक्सिको मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुला में कोनकू, ब्राज़ील में रोका, कहीं कहीं रोपा भी लिखा होता है लेकिन ब्राज़ील में रोका, मध्य अमेरिका में मसोले, और इंडोनेशिया में लदांग, और वियतनाम में रे केवल। ठीक है, जहाँ सिंगल वर्ड है वो वियतनाम, और इंडोनेशिया लदांग, मध्य अफ्रीका मसोले, और ब्राज़ील में रोका, और वेनेजुला में कोलका, और अमेरिका में और मैक्सिको में मिल्पा नाम से। अब आगे पढ़ते हैं। भारत में यह भी प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, यानी भारत में भी प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया नाम से, यानी भारत में जो है प्रारंभिक किस्म की खेती में अलग अलग नामों से जानी। जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो बेबर नाम से कहाँ जानी जाती है? मध्य प्रदेश में, या दहिया नाम से, यानी मध्य प्रदेश में जो पुरानी किस्म की खेती को कहा जाता था बेबर या दहिया नाम से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, यानी जितना भी कृषि का ये लेसन है इम्पोर्टेंट है, जिससे एक न एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। तो भारत में यह प्रारंभिक किस्म की खेती किस नाम से? मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया नाम से, आंध्र प्रदेश में पोंडू या पोडू नाम से, अथवा पेंडा नाम से, यानी आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा नाम से जानते हैं। उड़ीसा में पामा डाबी या कुमान नाम से जानी जाती थी। उड़ीसा में पामा डाबी या कुमान या वरिंगा। पश्चिम घाट में कुमारी नाम से, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे नाम से या वाल्टरे नाम से, हिमालय क्षेत्र में खिल नाम से, और झारखंड में पूर्वा नाम से, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम नाम से। यानी इस प्रकार से इस कृषि को जाना जाता था, और आज भी कहीं कहीं मतलब इसी के नाम प्रयोग करते हैं। तो हम लोगों ने समझा, तो हम लोग एक बार स्पीड से देखते हैं कहाँ पर किस नाम से अपने भारत में जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया नाम से, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा नाम से, उड़ीसा में पामा डाबी या कुमान नाम से या वरिंगा नाम से, पश्चिम घाट में कुमारी नाम से, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे नाम से या वाल्टारे नाम से, हिमालयन क्षेत्र में खिल नाम से, झारखंड में कुरबा नाम से, और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसी कृषि को हम लोग झूम खेती के नाम से जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी तक हम लोग किस कृषि को पढ़ रहे थे? जैसा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि पढ़ रहे थे अभी तक हम। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे वाणिज्यिक कृषि नाम से। कौन से नाम से? वाणिज्यिक कृषि नाम से। इस प्रकार की कृषि के मुख्य जो लक्षण हैं वो आधुनिक, एक सेकेंड,
सॉरी, अब यहाँ से हम आगे, यहाँ पढ़ा था मैंने पूर्वी प्रदेश में झूम आदि। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे रिंझा। रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ, यानी एक स्टोरी है और स्टोरी में थोड़ा सा पढ़ेंगे जिसमें एक दो पॉइंट हम लोगों को बहुत ही विशेष महत्व रखते हैं। देखते हैं क्या पॉइंट है। तो हम लोग देखते हैं, रिंझा जो है वो असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। रिंझा असम में डिफू के, यानी डिफू जो है एक क्षेत्र है और डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है और वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत में सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। अब समझते हैं इससे हमें क्या सीख मिली। इससे हमें ये सीख मिली है, जो रिंझा है या उसके परिवार के लोग हैं जो झूम कृषि करते हैं, वो एक वनस्पति को काट करके वहाँ पर जितनी काट करके जला करके साफ कर करके वहाँ पर एक कृषि करते हैं और जो वहाँ पानी की जरूरत, जब सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है तो जो झरना होता है उसमें बांस की सहायता से अपने खेतों में जहाँ पर कृषि की जाती है वहाँ पानी लाते हैं और इस प्रकार से जब वहाँ उस मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है जहाँ वो खेती करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वही पुनः स्थिति को दोहराते हैं, वही कार्य करते हैं। वहाँ की वनस्पति, दूसरी जगह की वनस्पति को काट करके जला करके साफ करके एक भूमि के टुकड़े पर पुनः कृषि करते हैं, जिससे अपनी जीवन यात्रा को और अपने परिवार के सदस्यों का पालन करते हैं। आगे पढ़ते हैं हम इसमें। अब हम बात करते हैं गहन जीविका कृषि की बात। अभी तक हमने प्रारंभिक जीविका कृषि की बात की थी, अब हम करते हैं गहन जीविका कृषि की। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी गहन का मतलब ज़्यादा ही पैदावारी करना। तो यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। आप बता सकते हैं कि इसमें कुछ राज्यों के नाम जहां इस प्रकार की कृषि की जाती है, अगर जानते हैं तो आप जरूर सोचिए। भू स्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार कैसा है, एक छोटा होता जा रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं तथा अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मध्य उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की खेती हमें मध्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, इनमें हमें इस प्रकार की खेती को सबसे अधिक देखने को मिलता है। कौन? गहन जीविका कृषि। अब हम पढ़ते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि किस प्रकार की कृषि होती है? तो इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है और कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है। जैसा कि मैंने अभी बताया, हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। यानी अगर हम चावल देखें तो वाणिज्यीकरण के स्तर से की जाती है, लेकिन हरियाणा और पंजाब में इसे वाणिज्य की रूप में एक फसल बोई जाती है और उड़ीसा में इसे एक जीविका फसल माना जाता है और उसी रूप में बोई जाती है।
आगे हम लोग पढ़ते हैं रोपड़ कृषि के बारे में कि रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती ही है। यानी रोपड़ जो कृषि है एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है और इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ यानी इंटरफेस है और रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। यानी जो रोपड़ कृषि है वो भी एक वाणिज्यिक कृषि है और रोपड़ कृषि जो व्यापक क्षेत्र में की जाती है और इसमें क्या होता है, इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। यानी बहुत बहुत दूरी में एक ही फसल बोई जाती है और जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। जैसे अगर हम देखें भारत में चाय हुई, अगर इस प्रकार की जो रोपड़ कृषि के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि बहुत ही महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी। अगर हम देखें तो भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला किस प्रकार की फसलें हैं, एक यह रोपड़ फसलें हैं। और असम और उत्तरी बंगाल में चाय, यानी उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। जबकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। यानी रोपड़ कृषि में उत्पादन जो है वो किस लिए किया जाता है, एक बिक्री के लिए किया जाता है। भारत के दक्षिणी भागों में देखिए केले की जो है वो केला रोपड़ कृषि के रूप में जाने, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये सब एक रोपड़ कृषि के रूप में जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस प्रकार से हमने जो वाणिज्यिक कृषि के बारे में पढ़ा जिसमें एक रोपड़ कृषि भी उसी का एक भाग है। आगे हम लोग पढ़ते हैं शस्य प्रारूप के बारे में।